हेलो क्लास फिफ्थ। मैं अंकिता पांडे, आपकी हिंदी की टीचर। आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। अब हिंदी में आपके दो पार्ट्स हैं। एक है आपका हिंदी लिटरेचर और दूसरा है आपका हिंदी ग्रामर। तो आप लोगों को धीरे धीरे सबसे पहले आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपका ग्रामर शुरू करूंगी। तो लिटरेचर में हम आपको सबसे पहला पार्ट समझाएंगे, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य का जो पहला पार्ट है वो है आपकी एक कविता, और जिसका नाम है मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो आपको पहले पार्ट में मस्तक नहीं झुकाएंगे का ये अर्थ है कि व्यक्ति जहाँ पर गलत काम हो रहे हों वहाँ पर व्यक्ति को अपना सर उनके सामने नहीं झुकाना चाहिए, यदि वह गलत काम है तो। इस कविता में पूरी तरीके से भारतीय सैनिकों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के वीर सैनिकों की विशेषताओं का वर्णन किया है। एक और दो, ये सैनिक विश्व को शांति का संदेश देते हैं, मतलब विश्व में शांति बनाए रखने का संदेश देते हैं, और वहीं दूसरी ओर देश की रक्षा के लिए, देश को बचाए रखने के लिए, दुश्मनों से बचाए रखने के लिए हर चुनौती का सामना करने को भी तैयार है। चुनौती मतलब हर चैलेंजेस को अपनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्हें अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, मतलब उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही प्यारी है। अपनी अर्थात यानी कि अपने भारत की रक्षा के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें बहुत ही प्यारी है। अब इस कविता में तो ये समझाया गया है, बाकी ये जो कविता जिसने लिखी है उसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होता है कि ये कविता लिखी किसने है। ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि एक बहुत ही बड़े कवि हैं, कहानीकार भी हैं, और इन्होंने कई सारे निबंध भी लिखे हैं। तो सुनिएगा इनके बारे में। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वे एक प्रमुख लेखक मतलब कहानीकार, लेखक कवि मतलब पोएट, और निबंधकार थे, मतलब वो निबंध भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं, जो उन्होंने रचनाएं लिखी वो हैं, पहला इनका था रेणुका, फिर हुंकार, उसके बाद उर्वशी, फिर इन्होंने कुरुक्षेत्र लिखी, और फिर मिर्च का मज़ा, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा। अब लेखनी सोच रहे होंगे क्या है लेखनी, अर्थात अपनी कलम के सहायता से इन्होंने इतनी सारी कहानियाँ, कविताएं, निबंध आदि को लिखा। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों और पद्म भूषण की
उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब उनको इतने सारे बड़े बड़े प्राइजेस मिले। 24 अप्रैल 1974 में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब 24 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो ये था इनके बारे में इनका थोड़ा सा परिचय। अब जैसे इस कविता में आपको इनकी कविता में बताया गया है सैनिकों के महानता के बारे में कि वो किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हर चुनौती, हर चैलेंजेस का सामना बड़े ही अडिगता के साथ करते हैं। अडिगता अर्थात जो अपने स्थान से, अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटे। ठीक, तो अब हम कविता शुरू करते हैं, जिसमें पहली लाइन है, हम प्रभात की नई किरण हैं। मतलब प्रभात मतलब सवेरा, हम हर सवेरे, हर सुबह की पहली किरण, किरण मतलब जो उसकी रेज होती है, किरणें सुबह सुबह चारों ओर फैल जाती हैं। हम सुबह की नई किरणें हैं, हम दिन के आलोक नवल, और जो दिन में जब सूरज निकलता है, सवेरा होता है और उसके बाद दिन होता है, तो दिन की नई रोशनी है। आलोक मतलब रोशनी। हम नवीन भारत के सैनिक, और हम नए भारत के सैनिक हैं, जो कि हम इस नए भारत के रक्षक हैं। सैनिक एक प्रकार का रक्षक होता है, जो हमारी 24 घंटे रक्षा करता है उस बॉर्डर पे रात दिन पहरा देकर। धीर, वीर, गंभीर, अचल। धीर मतलब धैर्यवान, धैर्य रखने वाला, शांति रखने वाला। वीर अर्थात वीर, शक्तिशाली, बलवान। गंभीर, गंभीर मतलब जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के गलत बातों और गलत कार्यों का किसी भी प्रकार से उस पर प्रभाव न पड़े, तो उसे कहते हैं हम गंभीर। फिर है अचल। अचल मतलब जो अपने मार्ग से विचलित न हो, मतलब विचलित ना होना मतलब वहाँ से किसी भी दिखावे को देखकर हमें उसकी ओर आकर्षित न होकर अपने ही स्थान पर अडिग रहना। जो अपने कर्तव्य से न हटे, जो अपने कर्तव्यों का पालन करे। अचल उसे कहते हैं जो अपने स्थान से न हटे। तो सैनिक कैसे हैं? धैर्यवान हैं, शांत हैं, और किसी के दबाव में या गलत काम की ओर आकर्षित होने वाले नहीं हैं, और अचल हैं अपने कर्तव्यों के प्रति। वो क्या है? अचल हैं। अचल है मतलब जो अपने स्थान पर अड़ा रहे। अगली लाइन है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के। मतलब हम पहरेदार हैं। प्रहरी मतलब पहरेदार। हम रखवाले हैं। हम प्रहरी को पहरेदार और रखवाला भी कहते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, मतलब हम पहरेदार हैं, हम रखवाली करने वाले हैं उस ऊंचे हिमालय के। खुशबू स्वर्ग की लेते हैं। स्वर्ग जैसा कि लोग कहते हैं कि ऊपर होता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है हिमाद्री। हिमालय से स्वर्ग की दूरी ज़्यादा नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जब वो हिमालय की रखवाली करते हैं तो सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। सुरभि मतलब खुशबू, महक। वो महक किसकी लेते हैं? स्वर्ग की।
हम हैं शांति दूत धरणी के। हम शांति दूत हैं, मतलब जो शांति के साथ चुपचाप रक्षा करते हैं। तो वो शांति के साथ हम क्या हैं? हम शांति के साथ इस धरती की, धरणी मतलब धरती, धरती की रक्षा करने वाले हैं। छाह सभी को देते हैं और हम सभी को छाह देते हैं, मतलब हम सभी की रक्षा करने वाले हैं और सभी की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष, बहुत ही बड़ा विशाल सा बड़ा सा वृक्ष जो होता है, पेड़ होता है, और हम राही जब वहाँ से गुजरते हैं तेज़ धूप में तो वो हमें छाह देता है, उसी तरह से जो सैनिक होते हैं ये हमारी दिनों रात रक्षा करते हैं और हमें छाह प्रदान करते हैं। वीर प्रसू माँ की आँखों के। वीर प्रसू, प्रसू मतलब जन्म देने वाली, माँ, जन्म देने वाली माँ। वीर प्रसू माँ की आँखों की। हम वीर पुत्र हैं उस माँ के जो कि हमें जन्म देती है। हम नवीन उजियाले हैं और हम एक नया उजियाला हैं इस संसार के लिए। इस संसार की रक्षा करने के लिए हम ही वह नया उजाला हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। और ये गंगा यमुना हिंद महासागर कहाँ है? ये सब है हमारे देश में। तो हम इन्हीं की रक्षा करने वाले हैं, हम एक प्रहरी हैं। ये सब सैनिक कह रहे हैं। हम हैं शिवा प्रताप। हम हैं शिवा प्रताप, मतलब शिव के समान शक्ति रखने वाले, ऐसा प्रताप रखने वाले हैं। रोटियां भले घास की खाएंगे मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। मतलब उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, उन्हें अपनी आत्मसम्मान से बहुत प्यार है, जिसके कारण यदि कोई गलत काम उन पर थोपना चाहता है, गलत काम करवाना चाहता है, तो वो उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। उनको यदि आलिशान महल दिया जाए और उन्हें बहुत तरीके के पकवान बनाकर दिए जाएं खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खाएंगे, न ही उस आलिशान महल में रहना पसंद करेंगे। ये एक प्रकार का लालच होगा उनके लिए। तो वो भले ही सूखी रोटी घास के साथ खा लेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके देश के साथ अत्याचार करेगा, अत्याचार यानी उन्हें परेशान करेगा, उन पर जुल्म करेगा, तो वे उनके सामने कभी भी अपने मस्तक को नहीं झुकाएंगे। वे उनके समक्ष कभी भी गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये पूरी कविता के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए दिनों रात पहरा देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। भले ही उन्हें किसी भी प्रकार का आप लालच दे दें, कोई भी इंसान लालच दे दे किसी भी प्रकार का, लेकिन वे अचल रहते हैं अपने स्थान पर, अपने स्थान से ज़रा भी डगमगाते नहीं हैं। ठीक, तो ये पूरी कविता हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब हम आपको कॉपी में काम करने का तरीका समझा देते हैं। सबसे पहले आप 2 कॉपी बनाएंगे, जो कि बहुत मोटी ना हो तो भी चलेगा, अगर वो इतनी मोटी भी होगी तो भी ठीक है। जैसे कि 250 पेज की अगर हो आपके पास कोई कॉपी किसी भी तरह की, वो आप बना सकते हैं। तो आप 2 कॉपी बनाएंगे। एक बनाएंगे हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी लिटरेचर की
और दूसरी कॉपी बनाएंगे आप हिंदी लैंग्वेज की, मतलब हिंदी व्याकरण की। और कॉपी बनाने के बाद सबसे पहला काम, हमने आज आपको साहित्य पढ़ाया, मतलब हिंदी लिटरेचर को आपको समझाया और पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप कॉपी बना लीजिएगा, दोनों कॉपी बना लीजिए और काम इसमें शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने हिंदी साहित्य की कॉपी बनाई, उसमें जो सबसे पहला पेज होता है, सबसे पहले पेज पर आप लिखेंगे अपना नाम, फिर क्लास, फिर रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट, फिर स्कूल नेम, फिर क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम, क्लास टीचर सब्जेक्ट नेम। ठीक है, जो आपके क्लास सब्जेक्ट जो आपको पढ़ा रही हैं, मैं अंकिता पांडे, उनका भी नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप इंडेक्स बनाएंगे। अगले पेज पर, नए पेज पे आप इंडेक्स बनाएंगे। आपने पहले भी कभी इंडेक्स ज़रूर बनाया होगा 4th क्लास में, तो आप इसमें इंडेक्स दूसरे पेज पे बनाएंगे उसी तरीके से। और फिर आप अगले पेज से नया पाठ शुरू करेंगे और सबसे पहले उस पेज पर लेफ़्ट साइड में ऊपर डेट डालेंगे, आज की, जिस भी दिन मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ उस दिन की डेट डालिएगा। और फिर जो सबसे पहली लाइन होती है, उस पहली लाइन में आप लिखेंगे पाठ 1। ठीक, और पाठ 1 के बाद अगली लाइन में पाठ 1 लिखकर उसके बाद अगली लाइन को आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगली लाइन में आप पाठ का नाम लिखेंगे। क्या है नाम? मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये आप पाठ का नाम लिखकर फिर से आप अगली लाइन छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कविता। कविता हेडिंग लिखकर आप फिर उसके बाद पूरी कविता को लिखेंगे। मैं कविता एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसी तरीके से लिखिएगा। बाकी मैं आपको वर्कशीट बनाकर दूंगी, तो उसमें मैं आपको कविता लिखकर दे दूंगी, तो आप उसको देखकर उसी तरीके से लिख लीजिएगा सफाई से। और उसके बाद चाहें तो कविता लिखने के बाद अगले पेज पर, जैसे आपने कविता यहाँ पर लिख लिया, फिर पेज को टर्न किया और यहाँ पर आप चाहें तो देखकर ये 2 सिपाहियों के चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 सिपाहियों के उसमें चित्र बना दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आप हेडिंग लिखकर फिर पहला शब्द लिखेंगे प्रभात। प्रभात जिसका अर्थ होता है सुबह। दूसरा शब्द लिखेंगे धीर। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान या शांत। फिर तीसरा शब्द होगा आपका प्रहरी। प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। फिर तीसरा शब्द लिखेंगे आप धरणी। धरणी का अर्थ होता है धरती। फिर अगला शब्द होगा आपका जुल्मी। जुल्मी का अर्थ होता है अत्याचारी या अत्याचार करने वाला। फिर अगला शब्द होगा आपका आलोक, जिसका अर्थ होता है रोशनी। फिर अगला शब्द होगा आपका गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है जिस पर आसानी से किसी का असर न पड़े, जो अपने आप में रिजर्व रहते हैं, उन्हें कहते हैं गंभीर। फिर अगला शब्द है हिमाद्री। हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय। फिर अगला शब्द है प्रसू। प्रसू इसका अर्थ होता है जन्म देने वाली। फिर अगला शब्द होगा आपका मस्तक। मस्तक मतलब माथा। माथा, फोरहेड। अगला शब्द होगा आपका नवल।
नवल का अर्थ होगा नया। फिर अगला शब्द होगा आपका अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर मतलब जो अपने स्थान से न हिले। सुरभि। सुरभि मतलब खुशबू। फिर अगला शब्द है हमारा उजियाला। उजियाला का अर्थ होता है उजाला। तो इस तरह से आप सबसे पहले अगली नए पेज पे हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, और उसके बाद एक रो में, एक लाइन में आपने शब्द लिख दिए और उसके जस्ट सामने आपने उसके अर्थ लिख दिए और बीच में हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से लिखिएगा। और जब पूरा शब्द अर्थ आपका ख़त्म हो जाए, आखिरी में आप एक लाइन स्केल से ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ ये शब्द अर्थ अब फिनिश हो गए। फिर उसके बाद से आप हेडिंग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक। और उस हेडिंग को लिखने के बाद आप फिर से उस हेडिंग के नीचे स्केल से अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद आप सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 ऐसे लिखेंगे। और फिर पहला प्रश्न आप लिखेंगे, भारत के सैनिकों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, कॉपी को सुंदर बनाकर। राइटिंग भी अच्छी हो आपकी, सफाई से अच्छे से लिखिएगा। अब जिस तरीके से कहा है, जहाँ पर जैसे लाइन खींचनी होगी वैसे ही खींचिएगा और 2 सैनिकों का चित्र भी बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सारा काम करेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बाकी मैं आपको वर्कशीट में पूरी कविता, शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर, जो आपके प्रश्न उत्तर है वो, और आपका जो एक्सरसाइज वर्क होता है वो मैं आपको वर्कशीट में लिख कर दूँगी और उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। बाकी मैं आपसे कुछ, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अभी आज कविता को जब मैं वर्कशीट में लिख कर दूंगी तो उस कविता को आप याद भी कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत के सैनिकों की क्या विशेषताएं हैं। भारत के सैनिकों की यह विशेषताएं हैं कि वह दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं तथा अपने प्राणों की परवाह बिना किए हुए ही वे दिन रात अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार अपनी देश की रक्षा के लिए अग्रसर या तत्पर रहते हैं। उन्हें न भूख की चिंता होती है और न ही अपनी जान की। वे इसी प्रकार से हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही वहाँ पर अचल रहते हैं, अपने स्थान से अडिग नहीं होते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है, बाकी जो मैं लिख कर दूँगी वो लिखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सैनिकों ने स्वयं को शांति दूत क्यों कहा है। उन्होंने शांति दूत क्यों कहा है। दूत मतलब जो खबर पता करता है कि वहाँ हमारे देश को यहाँ से सुरक्षा मिलेगी या नहीं, कहाँ से हमारे देश को खतरा है, तो वो इस प्रकार से दूत का काम करते हैं। दूत एजेंट एक तरीके के, तो वो पता करते हैं कि कहाँ से हमारे देश को रक्षा मिल रही है और कहाँ से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो सैनिकों ने स्वयं को शांति दूत इसलिए कहा है क्योंकि वे
शांति के साथ अपने देश की रक्षा करते हैं, ताकि यदि कोई उन्हें यदि कष्ट पहुंचाना चाहता है तो वे उनको वहीं पे समाप्त करने में उनका मतलब उनको हमारे देश पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करने के लिए उन्हें दूर रख सकें। तो आपको कविता समझ में आ गई होगी, इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।